नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जो कि बातें निकल कर सामने आ रही हैं। जो बैंकों का मीटिंग था, जो एक मेजर मीटिंग था 30 जून 2021 को, अभी 2 दिन पहले, उससे क्या निकल कर आया। बेसिकली उसमें जो भी बातें निकल कर आई, जो भी वहां पे मुद्दे रखे गए थे, उसको उस बात को लेकर गाइस काफ़ी लोग जो है उस जानने को उत्सुक हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं। बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका कोई हलचल नहीं है, ना ही आपको जो है किसी जर्नल में या फिर आपको न्यूज़ में इसके बारे में कुछ डिटेल टॉपिक वाइज आपको बताया जा रहा है। कोई कोई ऐसे फाइनेंशियल चैनल्स हैं जहां पे आपको 1-2 मिनट के बाइट्स दिए गए हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पे ये कहें कि पूरी चीज़ें जो खुलकर जो सामने आनी चाहिए थी, उभर कर सामने आनी चाहिए थी, जो मीटिंग हुआ था 30 जून को, उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया, इस बारे में अभी भी काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये जानना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे जो है पर्सनली मैसेज करके पूछा है कि सर आप मुझे बताएं कि ये जो 30 जून का जो मीटिंग था बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का, जो रूपरेखा तैयार करने के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी और जो भी नीति आयोग के जो भी पर्सन्स वगैरह थे, उन सभी के साथ जो है टोटल 5 बैंकों के मैनेजमेंट का जो है मीटिंग हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये जो मीटिंग था ये शुरुआत में ही होना था अप्रैल में। स्टार्टिंग में जो इसका मीटिंग का डेट रखा गया था वो 22 अप्रैल था, लेकिन बीच में ही अपने देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बहुत सारे लॉकडाउन के गाइडलाइंस हो गए थे, जिस कारण से सरकारी तौर पे कोई भी जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता था, जिस कारण जो है इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया। और ये अप्रैल के बाद जो है बिल्कुल जून के लास्ट में, मतलब 30 जून को जो है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार जो है शुरुआत में काफ़ी जल्दी में था। जैसे कि इसकी अगर आप चीज़ों को समझेंगे, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से, तो इसकी घोषणा होती है फरवरी में। जब फरवरी में देश का यूनियन बजट जब मिसेज निर्मला सीतारमन जब पढ़ रही थी, तो उन्होंने जो है अचानक से लोगों को चौंका दिया, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया कि सरकार की ये योजना है कि अगले वित्त वर्ष से पहले पहले, मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से पहले, सरकार जो है 2 पीएसयू बैंक, मतलब कि 2 लगभग आप सरकारी बैंक बोल सकते हैं, पीएसयू का मतलब उसके साथ साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो है वो प्राइवेटाइज करेगी। आम भाषा में कहें तो उसको डिस इन्वेस्ट करेगी। मतलब ये कि उस पर्टिकुलर बैंक में या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में गवर्नमेंट के अपने जो भी शेयर्स हैं, उस शेयर्स को वो आगे किसी को ट्रांसफर कर सकती है, किसी को सेल आउट कर सकती है, किसी भी प्राइवेट फर्म को, किसी भी कॉरपोरेट कंपनी को। उसके बाद से ही काफ़ी जो है चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लोग अपने अपने तरीके से इन बैंकों का नाम जो है वो सोचने लगे, लोग गैसिंग करने लगे कि आखिर सरकार की मंशा आखिर कौन से बैंक पे है, आखिर इसका क्या पैमाना रखा जाएगा, इसके लिए क्या क्या पॉलिसीज लाए जाएंगे। तो शुरुआत में ये माना गया कि वैसे बैंक जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनका एनपीए जो है उनके अंदर काफ़ी हाई है, और सरकार की ओर से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कुछ बैंकों के ऊपर कि वो फिलहाल अभी लोन नहीं दे सकते हैं किसी को, ना ही वो क्रेडिट कार्ड सेंक्शन कर सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो समय समय पे गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जो है आरबीआई लगाता रहता है बेसिकली। तो उसके बाद जो है सरकार का बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मूड में था, और उसके बाद जो है अपना जो एक स्टेप आगे बढ़कर इस बैंक को, कौन सा बैंक होगा, किस तरीके से उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, किस तरीके से गवर्नमेंट के जो अपने शेयर्स हैं उसको आगे किसी प्राइवेट कंपनी को नीलाम करके बिडिंग की प्रक्रिया अपनाकर जो है वो सेल आउट करेगी। तो उसके लिए पूरा एक ब्लू प्रिंट उसका तैयार करने के लिए इसका जो एक मीटिंग रखा गया था 22 अप्रैल, और वो बिल्कुल फिक्स था। लेकिन चूंकि फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, अब कोरोना के गाइडलाइंस आ गए, तो उस वजह से जो है मीटिंग को सस्पेंड करना पड़ा। हालांकि इंटरनली जो है सभी चीजें आपस में चल रही थी, सरकार का जो मंशा है, वो पिक्चर है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था। तो उसके बाद दोस्तों अब धीरे धीरे जो र्यूमर्स हैं वो सच्चाई में तब्दील तब हो गया जब अचानक से इंडियन ओवरसीज बैंक और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए, काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए। ऐसे में जो भी इन सभी को जानकार हैं, जो भी शेयर्स मार्केट का अच्छा नॉलेज रखते हैं, उन्होंने इस बात को प्रिडिक्ट कर लिया कि गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
और साथ ही साथ जो है इंडियन ओवरसीज बैंक का जो है प्राइवेटाइज करेगी। ये दोनों बैंक जो है फुल्ली शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं और सरकार की ओर से इसके अगेंस्ट में कुछ बयान नहीं आया। तो इससे ये मानना शुरू हो चुका था कि हाँ, अब शायद ये बात सही है कि सरकार की जो मंशा है और जो दो शॉर्ट लिस्टेड बैंक हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक है। अब यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी से किसी को कोई लेना देना नहीं है, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। बेसिकली लोगों को यहाँ पे मतलब है कि आखिर वो दो बैंक कौन से हैं। तो जैसे ही लगभग ये तय हो गया, जब शेयर्स के रेट्स बढ़ने लगे, एक अचानक से एक सुनामी आ गया, तो लोगों ने इस बात को कंफर्म मान लिया कि ये दो बैंक जो हैं वो अब प्राइवेटाइजेशन के कगार पे बिल्कुल अब पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों स्थिति तब बदल जाती है जब जो है 8 जून को एक मीटिंग रखा गया था बेसिकली फाइनेंस सेक्रेटरी और नीति आयोग के बीच में। यहाँ पे बैंकों के किसी भी ऑफिशियल्स को शामिल नहीं किया गया था। इस मीटिंग में कोई भी बैंक ऑफिशियल्स नहीं थे। ये टोटल जो है गवर्नमेंट का अपना एक इंटरनल मीटिंग था जिसमें वो इस बात को शॉर्टलिस्ट करके बिल्कुल फुल्ली डिसाइड कर पाए कि आगे हम एक और मीटिंग रखने जा रहे हैं, उसमें हमें कौन कौन से बैंक्स को इन्वाइट करने हैं और टोटल ओवरऑल जो है यहाँ पे नीति आयोग का क्या अपना एक यहाँ पे ओपिनियन है, ये सब शेयर करने के लिए। लेकिन दोस्तों उस मीटिंग से भी एक चौंकाने वाली बात आ गई। उस मीटिंग से भी एक चौंकाने वाली बात ये निकलकर सामने आ गई कि वहाँ पे जो नीति आयोग के जो भी स्टैंडिंग वहाँ पे जो मेंबर्स थे जो कि इसके लिए ऑथोराइज थे, उन्होंने एक और बैंक का नाम आगे कर दिया। उन्होंने बोला कि जो सरकार की जो प्लानिंग है, जिस तरीके से आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप एक अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की के कारण अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको जो है इसके लिए आपको 2 की जगह 3 बैंकों को आपको प्राइवेटाइज करना होगा, तभी आपने जो टारगेट बनाया है वो पूरा हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने एक नए बैंक का नाम आगे कर दिया जो लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो था बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने ये बोला कि एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर इन 3 बैंकों को सरकार को चाहिए कि वो प्राइवेटाइज करे, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को। और वहां पे लगभग ये तय हो गया कि अब ये जो प्रपोजल है ये आगे भेजा जाएगा प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार के पास। अब बैंक के ऑफिशियल्स भी कहाँ मानने वाले थे, बैंक का जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनका भी तो अपना एक वो फर्ज बनता है, अपना एक अधिकार है, वो नहीं चाहते हैं कि ये बैंक प्राइवेटाइज हो। उन्होंने जो बेनिफिट्स अभी उठा रहे हैं, जो भी उनका एक तरीके से पेंशन, डीए, वीआरएस, तमाम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे सस्पेंस बना हुआ था, कोई भी चीज़ अभी क्लियर नहीं था। ऐसे में विरोध लाजमी था और लगभग सभी जितने भी अपने देश में बैंकिंग एसोसिएशन का जो भी यूनियन है वो सभी इसके खिलाफ उतर गए और उन्होंने बिल्कुल एक स्वर में बोला कि जो भी सरकार की जो ये नीयत है बैंक प्राइवेटाइज करने का, इसके खिलाफ लगभग देश के सभी जो बैंक है वो यूनियन है आपस में वो यूनाइट है, आपस में वो बिल्कुल मिले हुए हैं और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और जो है इसका वो बिल्कुल बायकॉट करते हैं। और अगर समय आएगा तो वो एक नेशनल कह सकते हैं स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। बाकी अदर बैंकों के भी यूनियन का, एसोसिएशन का उनको समर्थन मिल चुका है। तो अब उस स्थिति से निपटने के लिए जो है अब सरकार ने एक और मीटिंग रखा 30 जून को, जो कि अभी 2 दिन पहले हुआ था। और यहाँ पे चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे टोटल 5 बैंकों के ऑफिशियल्स को इनवाइट किया गया था बेसिकली इस मीटिंग में। अब इस मीटिंग का मेन मकसद तो यही था कि सरकार अपने उस निजीकरण का जो उनका एक जो सोच है, उनका जो एक प्रपोजल है वो उस पर आगे बढ़ना चाहती है। वो स्ट्राइक या फिर जो भी ऑफिस बैंक के स्टाफ हैं उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा, इस बात का उन्होंने पूर्ण तरीके से एक तरीके से समर्थन दिया, आश्वासन दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि सरकार ने जो है इस बात का फैसला कर लिया है और इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन है वो किया गया 30 जून को बेसिकली, जो कि सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है, सबसे ज़्यादा चर्चा इसी के बारे में हो रही है कि एक्चुअल में क्या बात यहाँ पे निकल कर आई है। और इस बैंक में टोटल 5 बैंक जो है ऑफिशियल्स उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। टोटल इसमें 3 तो बिल्कुल आप जान ही रहे हैं कौन है, नाम बताने की जरूरत है नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा यहाँ पे 2 बैंक और थे, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र था और एक बैंक ऑफ बड़ौदा था। ठीक है, अब किस लिए इनको इनवाइट किया गया था ये तो अभी बाहर न्यूज़ निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये जो है ये न्यूज़ कन्फर्म है कि टोटल ये 5 जो है यहाँ पे बैंक ऑफिशियल्स जो है वो वहाँ पे गए थे मीटिंग में।
और इससे पहले कि जो भी गवर्नमेंट की ओर से जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन थे वो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया को आगे किस तरीके से चलाना है इस पर बात करते, उससे पहले ही बाकी जो 4 जो है बड़े बैंक, उनकी ओर से विरोध शुरू हो गया। उनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार को जो है हम सभी के हितों का भी ध्यान रखना होगा, अभी पहले पिक्चर क्लियर करना होगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी, बैंकों के क्या क्या पॉलिसीज़ में बदलाव आएंगे, जो भी उनके स्टाफ हैं, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका सैलरी, डीए, एचआरए जो भी होता है, उनका प्रोविडेंट फंड, तमाम तरह के उनका जो पेंशन स्कीम है, किसी का ओपीएस चल रहा है, किसी का एनपीएस चल रहा है। ओवरऑल जब बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा तो उसके नए डायरेक्टर आएंगे, उनका अपना एक अलग कमेटी आएगा उनका, जो कि बिल्कुल भी एक तरीके से पैराशूट वाला एंट्री होगा। इस तरीके से जो बैंकिंग का अपना स्ट्रक्चर है, जो उन्होंने इतने सालों से मेहनत से तैयार किया है, ऐसे में अगर बिल्कुल पैराशूट लेटरल एंट्री के थ्रू अगर कोई थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड एक कमिटी आ जाती है तो सारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो है उन्होंने एक सुर में कहा कि सरकार जो है चाहे तो जिस तरीके से हाल में ही टोटल 11 बैंकों को मर्ज करके जो है 3 बैंक कर दिया था, उसी तरीके से सरकार इस पे भी आगे सोच सकती है, आप मर्ज के बारे में सोच सकते हैं। उसका जो है इन लोगों ने कह सकते हैं कि धीमा समर्थन दिया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया यहाँ पे कि जब भी बैंक मर्ज होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं फायदा स्टाफ को ही होता है, इसमें नुकसान वाली कोई बात होती नहीं है। कोई छोटा बैंक का कर्मचारी है वो बड़े बैंक के साथ एसोसिएट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं और ज़्यादा उसको लाइबिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसका जो है बेनिफिट लोगों को दिखा। तो इसीलिए उन्होंने जो है जो शुरू में पहले पहले जो है वो विलय का विरोध करते थे, पहले जो मर्ज का विरोध करते थे, अब वो एक सुर में जो है अब मर्ज का समर्थन करने लगे हैं, इस बात से डर के कि कहीं सरकार जो है अब निजीकरण ना कर दे। तो ऐसे में उन्होंने एक कॉम्बिनेशन जो है वो सजेस्ट किया फाइनेंस सेक्रेटरी को कि आपस में जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, साथ ही साथ फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से इन बैंकों को या तो चारों को मिलाकर एक सिंगल लार्जेस्ट बैंक बना देना चाहिए, या फिर दो का कॉम्बिनेशन करके 4 बैंक जो है आपस में आप मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर एक हो सकते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा एक हो सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे आइसोलेट हो गया वो इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया। यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक बिल्कुल फुली तरीके से आइसोलेट हो चुका है। अब ये उनका इंटरनल गवर्नेंस का मैटर है या फिर अपना उनका कुछ कह सकते हैं कुछ अलग उनका अपना एक इंटरनल मैटर है, लेकिन उन्होंने जो है एक तरीके से न्यूट्रल